चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से कुछ सप्ताह पहले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ का जत्था त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय पहुंचना शुरू हो गया है। बता दें कि यहां आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। मेघालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी फेडरिक और खारकुंगोर ने शिलांग में कहा कि राज्य ने चुनाव के लिए सीएपीएफ की 119 कंपनियां तैनात करने की मांग की है। साथ ही 30 कंपनियां पहले ही राज्य में आ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि 182 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं और 402 की पहचान संवेदनशील के रूप में की गई है। इसी तरह नागालैंड में भी बड़ी संख्या में सीएपीएफ पहले ही आ चुकी है और उन्हें अलग अलग जिलों में तैनात कर दिया गया है। अगरतला में त्रिपुरा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी गिट्टे किरण कुमार दिनकर राव ने कहा कि सीएपीएफ की 50 कंपनियां पहले ही त्रिपुरा पहुंच चुकी हैं और 50 से अधिक कंपनियां राज्य में पहुंचने वाली हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अमिताभ रंजन ने भी आईएनएस को बताया कि राज्य में सीएपीएफ की 50 कंपनियां पहले ही आ चुकी हैं और 2 दिनों में 50 और कंपनियां पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा इनके अलावा 20 जनवरी तक त्रिपुरा में सीएपीएफ की 100 कंपनियों में आने की उम्मीद है। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा, नागरिकों को बिना किसी डर से वोट डाल सकेंगे। इसके लिए सीएपीएफ द्वारा फ्लैग मार्च किया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कहा कि सुरक्षा बलों को चुनाव प्रक्रिया से काफी पहले तैनात किया जाएगा ताकि वे इलाके से परिचित हों। स्थानीय पुलिस को सीएपीएफ को आवश्यक सूचना देना चाहिए। इसमें कहा गया कि राज्य पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि सभी बदमाशों, उपद्रवियों, हिस्ट्री शीटरों पर या तो लगातार निगरानी रखी जाए या सीआरपीसी की संबंधित धाराओं के तहत उन पर कार्रवाई की जाए। उपद्रवियों को दूर रखने के लिए मतदान प्रक्रिया की वेबकास्टिंग और मतदान केंद्रों के लिए बाहर वीडियोग्राफी सुनिश्चित किया जाए। बता दें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग 11 जनवरी से 3 पूर्वोत्तर राज्यों का 4 दिवसीय दौरा करेगा। राजधानी दिल्ली की हवा में कोई सुधार नहीं हो रहा है। दिल्ली की हवा ने खतरनाक स्तर को पार कर लिया है। सरकार ने बिगड़ते AQI को देखते हुए मंगलवार से शुक्रवार तक BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि अब दिल्ली NCR में 12 जनवरी तक BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इस मामले में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देश पर दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है। बता दें कि प्रतिबंध के बावजूद इन वाहनों को दिल्ली NCR की सड़कों पर चलाए जाने पर 20,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। गौरतलब हो कि दिल्ली NCR सहित पूरे उत्तर भारत में कई दिनों से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सर्दी के साथ साथ दिल्ली की आबो हवा भी बहुत खराब बनी हुई है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। सोमवार को दिल्ली का AQI 402 दर्ज किया गया। हाल ही में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए CQM ने ग्रेप के 3 चरण को लागू किया था। NCR के इलाकों में हवा की क्वालिटी की बात की जाए तो फरीदाबाद में AQI 375, गुरुग्राम में AQI 337, गाजियाबाद में AQI 360, ग्रेटर नोएडा में 403, नोएडा में AQI 397 दर्ज किया गया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव SS संधू ने सोमवार को जोशीमठ में प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को तत्काल निकलने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि लोगों को जिस स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है वहां पेयजल आदि की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वहीं सबके बीच लोगों के बीच गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। लोग रोड पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चमोली के बुलेटिन में कहा गया था कि अब तक 678 घरों में दरारें आ चुकी हैं, जबकि 82 परिवारों को कस्बे में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। संधू ने जोशीमठ में स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सचिवालय में संबंधित विभागों के साथ बैठक की। बैठक में मौजूद आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रंजीत सिन्हा ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सोमवार को बताया कि 38 परिवारों को किराए के मकान में स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार किराए की राशि दी जा रही है। बता दें कि उत्तराखंड के जोशीमठ में पैदा हुआ संकट गहराता जा रहा है, जिसके मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक टीम उत्तराखंड के चमोली में जोशीमठ का दौरा करेगी। कलेक्टर हिमांशु खुराना ने बताया कि जल शक्ति मंत्रालय की एक टीम यहां आई थी और केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक टीम मंगलवार को जोशीमठ का दौरा करेगी। इसके साथ ही 10 जनवरी 2023 से केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की की टीम की देखरेख में खतरनाक हो चुके घरों को गिराने का काम शुरू किया जाएगा। इसी सिलसिले में एक दूसरे पर झुक गए 2 होटलों को भी गिराया जाएगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना एक बार फिर आमने सामने हैं। केजरीवाल ने उपराज्यपाल से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामकाज में लगातार दखल देने और मंत्रिपरिषद को दरकिनार कर फैसला लेने पर सार्वजनिक बहस की अपील की है। साथ ही केजरीवाल ने एलजी पर एल्डरमैन, पीठासीन अधिकारियों और हज कमेटी की नियुक्ति में निर्वाचित सरकार को दरकिनार करने का आरोप लगाया है। सीएम केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि अधिकारियों से सीधे अधिसूचना जारी कराकर 10 एल्डरमैन, पीठासीन अधिकारी और हज कमेटी की नियुक्ति करने पर जनता की ओर से कड़ी आलोचना हुई है। आपने सरकार को दरकिनार करने की सभी कार्यवाहियों को स्वीकार करते हुए कहा कि उन सभी एक्ट और प्रावधानों में लिखा था कि प्रशासन उपराज्यपाल नियुक्त करेंगे। बिजली, स्वास्थ्य, पानी, शिक्षा से संबंधित सभी कानून और अधिनियम सरकार को प्रशासन एलजी के रूप में परिभाषित करते हैं। तो क्या ये सभी विभाग सीधे आप ही चलाएंगे? फिर दिल्ली की चुनी हुई सरकार क्या करेगी? क्या ये निर्वाचित सरकार से संबंधित स्थानांतरित विषयों पर सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णयों के विपरीत नहीं होगा? ये सवाल दिल्ली और पूरे देश के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए निजी बातचीत से बेहतर है कि सार्वजनिक चर्चा हो। वहीं अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर एलजी द्वारा मिले पत्र की जानकारी देते हुए कहा है कि कई मुद्दों पर निजी चर्चा के लिए एलजी ने एक पत्र भेजकर मुझे आमंत्रित किया है। मैं जल्द ही उनकी सुविधा अनुसार समय लेकर उनसे मिलूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को सिकंदराबाद विशाखापट्टनम में देश की 8वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें कि इस ट्रेन का वारंगल, खम्मा, विजयवाड़ा और राजमुंद्री में बीच में ठहराव होगा। गौरतलब है कि पीएम मोदी देश को एक के बाद एक वंदे भारत ट्रेन की सौगात दे रहे हैं। केंद्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोमवार को ऐलान किया कि प्रधानमंत्री अपनी तेलंगाना यात्रा के दौरान 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 95 किलोमीटर लंबी सिकंदराबाद महबूबानगर रेलवे दोहरीकरण लाइन परियोजना भी पीएम मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस परियोजना की लागत 1,410 करोड़ रुपए है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में 2,597 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। परियोजनाओं में शैक्षिक भवन, हॉस्टल, संकाय और कर्मचारी टावर, प्रौद्योगिकी अनुसंधान पार्क, सम्मेलन केंद्र, ज्ञान केंद्र, गेस्ट हाउस, व्याख्यान कक्ष, परिसर और स्वास्थ्य सुविधा शामिल है। पीएम मोदी कई अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इनमें 699 करोड़ रुपए की लागत से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, आधुनिकीकरण, 521 करोड़ रुपए की लागत से काजीपेट में रेलवे अवधिक ओवरहालिंग वर्कशॉप शामिल है। पीएम मोदी नेशनल हाईवे 167N के महबूबनगर चिंचोली खंड के 60 किलोमीटर 4 लेन को चौड़ा करने और मजबूत करने के काम का भी शुभारंभ करेंगे। बता दें कि ये कार्य 704 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में किया जाना है। साथ ही मौजूदा महबूबनगर चिंचोली खंड के 42.57 किलोमीटर की 4 लेन 2 लेन को चौड़ा करने और मजबूत करने के लिए भी आधारशिला रखी जाएगी। बता दें कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 632 करोड़ रुपए है। बिग बॉस 16 के अपकमिंग एपिसोड में अर्चना गौतम के भाई गुलशन और एमसी स्टैन की मां घर में एंट्री करती नजर आएंगी, क्योंकि शो में फैमिली वीक चल रहा है। चैनल कलर्स द्वारा शेयर किए गए प्रोमो में दिखाया गया है कि गुलशन और स्टैन की मां घर में कदम रखते ही हंसी और इमोशनल भावनाओं दोनों का डोज देखने को मिलेगा। क्लिप में दिखाया गया है कि बिग बॉस पूरे घर को फ्रीज करने के लिए कहते हैं, क्योंकि एक नया मेहमान घर में एंटर करेगा। अर्चना के भाई गुलशन घर के अंदर एंटर करते हैं और अपनी बहन को ढूंढने लगते हैं। वो कहते हैं, गुमशुदा मेरी बहन कहाँ है। इसके बाद अर्चना के भाई किचन एरिया में जाकर अपनी बहन को गले लगाते हैं और अर्चना रोती है और वो कहते हैं, मम्मी नहीं आई, मम्मी की जगह मैं आया। वो उसके पीछे भागती हैं और उन्हें देखकर सब हंसने लगते हैं। बाद में अर्चना के भाई अब्दुल रौजिक से मिलते हैं और उनको तुर कहते हैं। गुलशन शालीन को बॉडी बिल्डर भी कहते हैं और कंटेस्टेंट्स की हंसी छूट जाती है। शिव को ये कहते हुए सुना जाता है, इससे ज्यादा मजेदार तो गुलशन लग रहा है। यहाँ तक कि बिग बॉस भी अर्चना से पूछते हैं, लाइमलाइट क्या भाई ने छीन ली। इसके बाद एमसी स्टैन की मां भी शो में एंट्री करेंगी और सभी इमोशनल हो जाएंगे। बिग बॉस 16 कलर्स पर ऑन एयर होता है। आगामी एरो इंडिया 2023 के लिए राजदूत गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की बढ़ती रक्षा औद्योगिक क्षमताओं के लिए विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल रीच आउट कार्यक्रम में 80 से अधिक देशों के राजदूतों, उच्चायुक्तों, प्रभारी, डीएफएयर और रक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि एक मजबूत रक्षा विनिर्माण परिस्थिति तंत्र बनाया गया है, जिसके कारण हाल के वर्षों में भारत एक प्रमुख रक्षा निर्यात के रूप में उभरा है। The DEF Expo witnessed unparalleled participation of over
1,340 exhibitors, business investors, startups, MSMEs, armed forces, and delegates from the several countries. Conclusion of 451 MOUs, Memorandum of Understandings, transfer of technology agreements, product launchers, and orders to domestic business worth rupees 1.5 lakh crore. रक्षा मंत्री ने एशिया के सबसे बड़े और 14वें एरो शो एरो इंडिया 2023 में भाग लेने के लिए दुनिया भर के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, जो फरवरी में बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। Now I am going to talk about the two events which are organized by the Ministry of Defence, Government of India. The first one is Defence Expo and the other is the Aero India show. Excellencies, DEF Expo is Indian Defence military flagship biennial event showcasing land, naval and homeland security systems. The 12th edition of Defence Expo 2022 was recently organized at Gandhinagar, Gujarat, which was a huge success. इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने संबंधित रक्षा और एरोस्पेस कंपनियों को वैश्विक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। India-Africa Defence Dialogue and the Indian Ocean Region Plus Conclave were organized at the level of defence ministers, which charted out new areas of enhancing the defence and security partnership with our partner countries. Picking up from the recent success of DEF Expo, we are now organizing the 14th edition of Aero India 2023 next month from 13 to 17th February 2023 at Bengaluru in the state of Karnataka. राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि मेक इन इंडिया की दिशा में सरकार के प्रयास ना तो अलगाववादी हैं और ना ही वे केवल भारत के लिए हैं। Bell icon. Never miss an update.